नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। देखिए, आज की जो क्लास है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की है और ये क्लास 9 है। इससे पहले 8 क्लासेस और आ चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को फॉलो नहीं किया है या फिर उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 9 करने वाले हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधे सर्च करके भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, GOV एग्ज़ाम इन्फो। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स और PDF वगैरह मिल जाएंगी। देखिए, ये जो क्लास है वो LT टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मेनली बनाई गई है, लेकिन अगर कोई लेक्चर स्क्रीनिंग का जो कैंडिडेट है वो अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें लगभग सेम ही पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ ही साथ साइकोलॉजी, लर्निंग साइकोलॉजी और टीचिंग साइकोलॉजी दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि हु वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे। अब जिनको इसका आंसर पता है वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है, नहीं मालूम है तो यहाँ पर मैं आंसर बताऊँगा और इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, कार्वे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अरविंदो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धोंडो केशव कार्वे। ठीक है, देखिए ये महर्षि कार्वे के नाम से काफ़ी फेमस थे। ठीक है, महर्षि कार्वे के नाम से ये जाने जाते थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं इसको भी बता देता हूँ आपको। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इनको जाना जाता था बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, समाज सुधारक थे एक। लेकिन इनको दो चीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता था। पहला तो है कि महिलाओं की शिक्षा, जिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, ये विधवा विवाह के समर्थक थे। ठीक है, यानी कि विडो मैरिज जो है वो होना चाहिए, इसका ये समर्थन करते थे। दूसरा आपका वुमेन एजुकेशन। इन दो चीज़ों का एक काफ़ी इसी चीज़ के लिए यार जाने जाते थे, इन दो चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है धोंडो केशव कार्वे। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। इससे भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगर कभी पूछा जाए कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा है महिलाओं का जो स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था, उसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय। किसके द्वारा किया गया था? तो कार्वे द्वारा ही किया गया था। और कहाँ किया गया? मुंबई में। ठीक है, क्योंकि कार्वे महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो मुंबई में उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्वे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज इंटरेस्ट हुज आइडिया वॉज इट। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह विचार किसका था? ठीक है, रूसो, मारिया मोंटेसरी, TP नन या फिर मैकडूगल। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है TP नन। ठीक है, TP नन का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, थॉमस पर्सी नन। ठीक है, थॉमस पर्सी नन इनका पूरा नाम था। बेसिकली ये एक ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट थे। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, या इसे एप्टीट्यूड कह सकते हैं या फिर इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अभिरुचि। तो ये किसने कहा था? ये TP नन ने कहा था। ठीक है, जिनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, पूरा नाम क्या है? थॉमस पर्सी नन। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग रियल एक्सपीरियंसेस। यानी कि वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड सबसे उपयुक्त होगा। अब यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस बोला गया है। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन क्या क्या दिए गए। पहला तो है भ्रमण विधि यानी कि टूर मेथड। दूसरा प्रोजेक्ट मेथड। तीसरा है लेक्चर मेथड या फिर सिलेबस मेथड यानी कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर शिक्षण। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका राइट आंसर है भ्रमण विधि, टूर मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, ये सारी चीज़ें जो है आपकी एक तरह से कह सकते हैं जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन भ्रमण विधि या टूर मेथड जो होता है आपका,
मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, किसी जगह की ज्योग्राफी को आप समझना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बुक से जो पढ़ेंगे और भ्रमण करके जो पढ़ेंगे, ठीक है, या सीखेंगे, वो उसमें काफ़ी रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि भ्रमण विधि, माफ़ कीजिएगा, रियल एक्सपीरियंस के लिए इनमें से कौन सी विधि सबसे उत्तम है, तो ये होगा भ्रमण विधि। ठीक है, किसी भी जगह के बारे में अगर जानना चाहते हैं या इस ऐसी किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर उसको अनुभव करके ही आप सबसे अच्छी तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, टूर मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव वे टू लर्न लैंग्वेज। ठीक है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है या फिर तरीका क्या है। ठीक है, पहला तो है रीडिंग बुक्स, बुक्स को पढ़ना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। दूसरा है आपका रीडिंग हेल्पिंग बुक्स, यानी कि सहायक पुस्तकें पढ़ना, ये कह सकते हैं गाइड्स। ठीक है, हेल्पिंग बुक्स यानी गाइड्स। और दूसरा तीसरा है यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग, अखबार पढ़ना, या फिर कन्वर्सेशन। तो इसका आंसर आई थिंक सभी को मालूम होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा, कन्वर्सेशन। ठीक है, वार्तालाप। जब आप वार्तालाप करते हैं तभी आप उस भाषा को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से सीख सकते हैं। चाहे एक छोटा बच्चा ही क्यों ना, फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, कोई भारत का बच्चा अगर अमेरिका जाता है और मान लीजिए 2-3 साल की एज में वो चले जाता है, तो वो उसको सीखने के लिए जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसके लिए कोई भी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, वो धीरे धीरे जो कन्वर्सेशन है उससे वो चीज़ें सीख लेता है, आम बोलचाल की भाषा। तो यही एक सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है भाषा को सीखने का। ठीक है, कन्वर्सेशन, वार्तालाप करना। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट किंडर गार्डन स्कूल ओपन, यानी कि किस देश ने पहला किंडर गार्डन स्कूल सबसे पहले खोला था। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए भारत है, जर्मनी है, इटली है, या फिर फ्रांस है। तो जिनको आंसर मालूम है कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी ऐसा पहला देश था जिसने किंडर गार्डन स्कूल सबसे पहले खोला। अच्छा देखिए, किंडर गार्डन की बात करें तो ये जो शब्द है ना, ये भी जनरली जर्मनी से ही बिलोंग करता है, यानी कि एक जर्मनी का ही शब्द है किंडर गार्डन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि किसने खोला था, तो देखिए किंडर गार्डन जो पहला खोला था वो खोला था फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। ठीक है, फ्रोवेल ने इसको खोला था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन पूछ ली जाए। कब खोला था अगर पूछा जाए तो 1837 में। ठीक है, पहला किंडरगार्टन। तो 2-3 चीज़ें मैंने बता दी हैं इसमें। पहला, जर्मनी में ये खुला था सबसे पहला किंडरगार्टन। दूसरा किसने खोला था, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने 1837 में। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्कॉलर टोल्ड द 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं, फ्रोवेल, हर्बर्ट, प्लेटो, या फिर किमिनियम। तो किसने बताए हैं, हर्बर्ट ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्बर्ट ने इसके 5 स्टेजेस बताए थे। कौन कौन से हैं उसको भी नोट कर लीजिए। पहला है आपका प्रिपरेशन, तैयारी करना। ठीक है, जैसे कोई टीचर अगर किसी क्लास में जाता है, मान लीजिए 30 मिनट की क्लास है, तो वो थोड़ी देर पहले उसके लिए प्रिपेयर होगा या फिर पहले से ही प्रिपेयर होकर आएगा। तो पहला स्टेज होना चाहिए प्रिपरेशन का। हर्बर्ट ने ये चरण बताए थे। तो पहला इसमें था प्रिपरेशन, दूसरा था प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद तीसरा जो है एसोसिएशन, यानी कि छात्रों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको फोर्थ जो स्टेज था इसका वो था जनरलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो ये 5 स्टेजेस है, इसको याद रखिएगा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन या और एप्लीकेशन। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपको 4 जो स्टेजेस है वो यहाँ पर दे दिए जाए, उसमें से 3 सही हो और एक गलत नाम दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो हर्बर्ट द्वारा 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है वो इनमें से कौन सा नहीं है, पूछ लिया जाए, तो आपको ये भी 5 के 5 मालूम होने चाहिए, ताकि आप 3 को आप वहाँ पर से हटा पाए और जो नहीं है उसको आप टिक कर पाए। ठीक है, आंसर। तो इस तरह से देखना आपको जरूरी है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बी पॉसिबल, प्रभावी संप्रेषण, या फिर एक तरह से कह सकते हैं पढ़ाने का जो प्रभावी तरीका है वो कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, या किसी भी बारे में किसी को अगर बताना है, संप्रेषण करना है अपनी बात का, तो वो कैसे होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है नोइंग द लेवल ऑफ ऑडियंस, यानी कि
ऑडियंस का जो स्तर है नॉलेज का वो क्या है। दूसरा, यूजिंग योर प्रॉपर वर्ड, आपके उचित शब्द का प्रयोग से या फिर आपके विस्तृत ज्ञान से या फिर जोर से बोलकर। तो देखिए ऑप्शन डी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जोर से बोलने से प्रभावी संप्रेषण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपके श्रोता के स्तर को जानकर। अब मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट या क्लास में लेक्चर देने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो पहले आपको जानना होगा कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो उसका लेवल क्या है वो आप बताएंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी क्लास में ग्रेविटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या है अगर कैंडिडेट को या आपके स्टूडेंट को पहले से ही मालूम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और उससे जुड़े हुए अन्य तथ्य बता सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को यही नहीं मालूम कि ग्रेविटी क्या है, तो पहले आप ग्रेविटी समझाएंगे, इसकी खोज किसने की थी, किस तरह से ये काम करता है, इन चीज़ों को समझाएंगे। तो ये होता है प्रभावी संप्रेषण, ताकि उसका इंटरेस्ट बने। और डायरेक्ट आप सीधे डेफिनेशन से शुरुआत कर देंगे ग्रेविटी की, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है एक प्रभावी संप्रेषण का तरीका, श्रोता के स्तर को जानकर, यानी कि जो आपकी बात सुन रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसके लेवल को जानकर उसके अकॉर्डिंग ही आप एक प्रभावी संप्रेषण या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, उचित शब्द प्रयोग जरूरी होता है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, और विस्तृत ज्ञान भी इसके बाद ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, श्रोता का जो स्तर है वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ वुड यू ट्रीट समवन हु क्रिटिसाइज यू करेक्टली। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। सही आलोचना का मतलब होता है, मान लीजिए आपको कोई बुरी आदत है और वो उसको लेकर आपकी आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको उस चीज़ को लेकर, तो वो होता है आपकी सही आलोचना करना। ठीक है, जनरली आलोचना करना गलत होता है, लेकिन जब कोई आपकी सही चीज़ को लेकर आलोचना करता है तो वो होता है आपका सही आलोचना करना। जैसे कि मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, या कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और उसका कोई जानकार उसकी आलोचना इस चीज़ को लेकर करता है कि सिगरेट पीने को लेकर उसकी आलोचना कर रहा है, तो ये एक सही आलोचना है और उसको समझाता है कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें दिया गया एज अ फ्रेंड करेंगे, एज अ फूल करेंगे, उसको आप एक आलोचना के रूप में करेंगे उसके साथ व्यवहार, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है आपका एक मित्र के रूप में ही उसके साथ व्यवहार करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि जो आपकी सही आलोचना करता है वो आपका एक फ्रेंड के रूप में ही होगा तभी। तो इसका राइट आंसर है एक मित्र के रूप में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम प्रॉब्लम, सो हाउ डू यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ठीक है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं। ठीक है, एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या फिर पहले बड़े बच्चों का। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आई थिंक इसका आंसर सभी को मालूम होगा। जब समस्या एक हो तो उसका सामूहिक ढंग से सॉल्यूशन ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो पूरी क्लास में किसी को नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए एक मैथमेटिक क्वेश्चन है जो पूरी क्लास में किसी को नहीं आता है, तो आप एक एक करके उनको बुलाएंगे और फिर समझाएंगे, या फिर एक साथ सभी को बैठाकर उसको समझाएंगे। तो एक ही साथ समझाएंगे ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामूहिक ढंग से, यानी कि इन अ ग्रुप मैनर। एक साथ सबको अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग समाधान होगा, लेकिन जब समस्या एक है तो समाधान भी इसका एक ही साथ किया जा सकता है सामूहिक ढंग से। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द प्लाइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। एकाकी परिवार यानी कि सिंगल फैमिलीज, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या फिर शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो देखिए प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा की बात की गई है, तो गाइड से मतलब नहीं है यहाँ पर। दूरदर्शन पर समय व्यतीत करना ये भी इससे बिलोंग नहीं करता। एकाकी परिवार तो इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पर शिक्षकों की जो संख्या है वो बहुत कम है और छात्रों की संख्या काफ़ी है। और अगर शिक्षक है भी तो या तो उनका इंटरेस्ट बच्चों को पढ़ाने में नहीं है, या फिर आपने देखा होगा कई बार ऐसी न्यूज़ आती हैं जहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है
टीचर्स का, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं अगर उनका कभी सर्वे किया जाता है या फिर कोई जांच की जाती है उसमें। तो ये कई कई बार पाया गया कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं वो कई बार उनके पास सिर्फ डिग्री होती है, लेकिन जो अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर वो फंस जाते हैं। तो ये चीज़ है इसमें प्राइमरी शिक्षा में, ये बेसिकली इसकी दुर्दशा का मुख्य कारण जो है वो यही है कि शिक्षक और छात्र का विषम अनुपात, छात्रों की संख्या अधिक है, शिक्षक की संख्या कम है, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसी यही कारण है कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है यहाँ पर वो उसकी दुर्दशा का यही मुख्य कारण है, छात्रों का और शिक्षक का विषम अनुपात। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हु हैज़ गिवन द पर्सनालिटी इन स्मज टेस्ट। पर्सनालिटी इन स्मज टेस्ट किसने दिया था, व्यक्तिगत स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रॉइड ने दिया था, हर्मन रोशॉक ने दिया था, वुडवर्थ ने या फिर थॉर्नडाइक ने दिया था। तो किसने दिया था, हर्मन रॉशार्क ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, हर्मन रॉशार्क ने दिया था। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एक पूछ ही लिया जाता है हर एग्जाम में, जिसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑन होम डिड थॉर्नडाइक कंडक्ट हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, यानी कि किस पर थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर, कुत्ते पर, चिंपांजी पर या फिर कबूतर पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है बिल्ली पर। ठीक है, बिल्ली पर ये जो प्रयोग है थॉर्नडाइक ने किया था, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया था कि एक बिल्ली को एक पिंजरे में इन्होंने बंद कर दिया था। बिल्ली क्या थी, भूखी थी काफ़ी, तो उन्होंने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और इसका जो गेट है उस पर एक वायर से इसको लपेट के बंद कर दिया। ठीक है, और खाने को यानी कि जो फूड है वो बिल्ली के सामने बाहर से रख दिया। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो फूड को लेकर बिल्ली एग्रेसिव हो रही है और वहाँ पर पिंजरे पर काफ़ी सारे निशान बना रही है, पिंजरे को खोलने का प्रयत्न कर रही थी। और आखिर में बिल्ली ने वो जो वायर है उसको खींच लिया और गेट खुल गया और फूड तक पहुंच गई बिल्ली। ठीक है, तो ये पहले प्रयोग में इन्होंने पाया। दूसरे प्रयोग में इन्होंने पाया जब दोबारा से भूखी बिल्ली को वहाँ पर रखा गया, सेम बिल्ली को, यानी कि वही बिल्ली जो पहले रखी गई थी उसी को वहाँ पर रखा, तो इन्होंने पाया कि बिल्ली ने 2 से 3 प्रयास में वो गेट खोल लिया है। इसी तरह से जब तीसरी बार सेम बिल्ली को उस पिंजरे में रखा गया तो उसने 2 बार में खोल लिया। चौथी बार में बिल्ली ने एक बार में ही उस पिंजरे को खोल लिया और उसके बाद हर एक बार में बिल्ली ने पहले ही प्रयास में उस गेट को खोल लिया था। तो जो फूड है बिल्ली के लिए यहाँ पर उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस चीज़ का काम कर रहा है, जिससे वो गेट को खोलने के लिए मजबूर हुई और उसके बाद उसने सीख लिया कि गेट कैसे खोलना है। तो बेसिकली यही एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बिल्ली के सामने एक उद्दीपक वस्तु रख दी और उसी के प्रभाव से बिल्ली ने गेट खोलना सीख लिया। तो थॉर्नडाइक का एक काफ़ी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था जो बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर ये किया गया था। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है, बिल्ली पर यह प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर दें। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।